हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारे 10th क्लास के मैट्रिक बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। एकदम इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में दिखेंगे और मेन क्वेश्चन जो है उसका तो आंसर आपको ऑप्शन से पता चलेगा ही चलेगा। बाकी के ऑप्शंस के क्या खूबियां हैं और इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, हम वो सब का भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप अगर जो अभी तक नहीं देखें तो ये इस तरह का वीडियो का पार्ट 3 आ रहा है। इससे पहले 1 2 जरूर देख लें। ठीक है, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। चलिए देखते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन का था, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हाइड्रोकार्बन नजर आएगा। हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो पहले से देख ले। हाइड्रोकार्बन उस यौगिक को कहते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ध्यान से सुन ले, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो भी यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन दिख जाए वो हाइड्रोकार्बन होगा। देखिए ऑप्शन ए में हाइड्रोजन है, कार्बन है, दिख रहा होगा। इसमें भी हाइड्रोजन कार्बन, इसमें भी हाइड्रोजन कार्बन, इसमें भी हाइड्रोजन कार्बन, यानी चारों ऑप्शन जो दिए गए हाइड्रोकार्बन के। हमें यह बताना है कि चार गो यौगिक जो दिया गया है आपका कौन सा यौगिक जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब इसको डायरेक्ट रट्टा मार नहीं मारिएगा, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा पहले होता क्या है, कौन सा ठोस होगा, कौन सा द्रव होगा, कौन सा गैस होगा। ठीक है, हम उसको समझाने जा रहे हैं, आप खुद बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे बता देते हैं हम ही। चलिए, इसका आंसर बी होगा, C20H2042। समझिएगा, समझाते हैं कैसे होगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कार्बन संख्या 1 से लेके 4, ध्यान रखेंगे, कार्बन संख्या 1 से लेके 4 तक के जो भी यौगिक मिलेंगे वो हमेशा गैसीय अवस्था में रहेंगे। ठीक है, वो गैसीय अवस्था के यौगिक होते हैं। ठीक है, किस अवस्था में होते हैं? गैस वाली अवस्था में पाए जाते हैं जनरली। अपवाद हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन 1 से 4 तक के यौगिक जो होते हैं, कार्बन संख्या 1 से 4 तक, वो गैसीय अवस्था में रह जाते हैं। 5 वाला अगर जो कार्बन संख्या 5 की देख ले तो ये आपका दोनों में हो सकता है, या तो गैस में हो सकता है या फिर द्रव अवस्था में भी रह सकता है। कार्बन परमाणु संख्या जिस यौगिक में 5 रहेगी वो या तो गैस में भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, लेकिन 1 से 4 तक का हमेशा गैसीय होता है। अब आगे देखें, 6 से 16 बहुत ही अच्छा सा नंबर है। 6 से 16, पहला 1 से 4, दूसरा 5 और तीसरा 6 से 16। 6 से 16 तक के जितने भी आपके कार्बन परमाणु से मिलकर हाइड्रोकार्बन बनेंगे वो सभी द्रव अवस्था में पाए जाएंगे। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। अब बच गया 16 के बाद क्या होंगे, तो 16 के बाद जितने भी आ जाएं, 16 कार्बन परमाणु के बाद जितने भी आ जाएं, चाहे 16 के बाद 17 कार्बन परमाणु, 18 कार्बन परमाणु, चाहे जितने भी आ जाएं, सब के सब ठोस अवस्था की श्रेणी में आते हैं। किस अवस्था की श्रेणी में आते हैं दोस्तों? ठोस अवस्था में। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया ठोस है, तो ठोस देख लीजिए कौन सा है। 16 के बाद वाला कार्बन परमाणु जो भी होंगे ठोस होंगे। इसमें 3 कार्बन परमाणु है तो ये गैस। ठीक है, देख लेंगे, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, यहां पर देख लें 20 42, 20 है कार्बन परमाणु, हाइड्रोजन से लेना देना नहीं है, कार्बन परमाणु से देखें, कार्बन 20 है जो कि 16 के बाद है, तो यही आपका ठोस है। अगर जो C8H18 की बात करें तो C8 से पकड़े, C8 आपका 6 से 16 के बीच में आ रहा है, यानी ये भाई साहब द्रव होंगे। क्या होंगे? ऑप्शन सी वाले यौगिक जो होंगे द्रव होंगे। ठीक है, C3H8 यहाँ पे है, C3H8 सॉरी, दो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन दो बार लिखा गया है। C3H8 क्वेश्चन में ही 2 बार लिखा हुआ है, हम एग्जाम के क्वेश्चन से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो यही हो गया आपका। ठीक है, और अगर जो बात करें तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन परमाणु 1 से 4 गैसीय अवस्था में पाया जाएगा, 5 वाला गैसीय द्रव होगा, 6 से 16 ठोस होगा, 16 के बाद 6 से 16 आपका द्रव होगा और 16 के बाद जो भी यौगिक होगा वो ठोस अवस्था में होगा। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अगर जो आपके सामने ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था के क्वेश्चन आएंगे तो आप रटेंगे नहीं कि कौन सा है, आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, ये बहुत आपको काम देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एक है लेकिन इसके बारे में कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे समझा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, सॉरी 3 नहीं 22 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है ओजोन परत की अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है। ध्यान से देखें, ओजोन परत का अवक्षय, ओजोन परत का है तो हमारे 6 मंडल में। ठीक है, ओजोन का अनुसूत्र क्या होता है? O3 होता है। O3 यानी ओजोन का अनुसूत्र हो गया।
ऑक्सीजन का ये अपरूप होता है, ध्यान रखेंगे। ओजोन किसका अपरूप है? तो ऑक्सीजन का अपरूप है, ठीक है। ऑक्सीजन का अपरूप होता है ओजोन। ओजोन का काम क्या है? तो हमें सूर्य की परावैंगनिक किरणों से बचाकर रखता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ओजोन परत के अवक्षय, अवक्षय मतलब नुकसान पहुंचना, क्षति पहुंचना, ठीक है। मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? चार ऑप्शन है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC। ध्यान से देखें तो असर इसका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है। CFC का पूर्ण रूप क्या है? तो क्लोरो है। C से क्लोरो हो गया, फिर डैश, F से होता है फ्लोरो, F से क्या होता है दोस्तों? फ्लोरो। फिर अगला C से होता है कार्बन, तो पूरा नाम हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यान से देखें, CFC का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ओजोन परत को क्षति पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे अभी के समय में ज्यादा जिम्मेवार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषण गैस है, ठीक है दोस्तों। इससे जो होता है ओजोन परत में ज्यादा मात्रा में जो नुकसान पहुंचता है, इसी की वजह से ओजोन परत में अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र हो गया। अंटार्कटिका महासागर के नाम सुने होंगे, उसके ऊपर छिद्र हो गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उत्पत्ति कहां से होता है? तो फ्रिज, AC, ये सब का नाम सुने होंगे। फ्रिज हो गया ठंडा करने वाला चीज, AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो गया। इन सबों से CFC गैस निकलता है, ठीक है। जैसे गाड़ी चलता है, मोटरसाइकिल वगैरह, तो धुआं निकलता है, उसी तरह से फ्रिज, AC, रेफ्रिजरेटर से CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। शेष ऑप्शन की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन गैस सभी के सभी गैस ही है दोस्तों ये, लेकिन तीन ऐसे हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, अम्लीय वर्षा के लिए कौन से गैस जिम्मेवार हैं? तो ये तीनों हैं। सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड है अम्लीय गैस वर्षा के लिए, और NO2 हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तीनों गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 होता है। pH मान, कौन सा मान? pH मान, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से आपको क्लियर होगा। पहले ओजोन के बारे में, फिर अवक्षय के बारे में, फिर क्या क्या खूबियां हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे देखिए, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण किस स्तर पे होते हैं? अधिकांशतः दोस्त लोग इसको गलत करते हैं हिरण को देखकर, ठीक है। समझाते हैं कैसे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वन पारिस्थितिकी तंत्र है, आपका उत्पादकता के आधार पर नहीं है, उपभोक्ता के आधार पर नहीं है, वन पारिस्थितिकी तंत्र दे दिया है, उपभोक्ता के आधार पर अलग अलग चलता है, ठीक है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। वन पारिस्थितिकी तंत्र में 4 लेयर होते हैं, यानी 4 स्तर होते हैं। पहले स्तर पे क्या आता है? उत्पादक आता है, जो कि ऑप्शन नंबर C दिख रहा है, ठीक है। दूसरे स्तर पे क्या आता है? तो शाकाहारी जीव आते हैं दूसरे स्तर पे, ठीक है। तीसरे स्तर पे क्या आते हैं? तो मांसाहारी जीव, मांसाहारी जीव आते हैं तीसरे स्तर पर। फिर चौथे स्तर पे क्या आ जाते हैं? तो उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव, ठीक है। उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव उसको बोलेंगे जो केवल मांस जीवित जानवरों को ही खा करके जिंदा रहता है। उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव आते हैं चौथे श्रेणी में, ठीक है। उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव आते हैं। अब क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण, तो हिरण आप देखें क्या उत्पादक है कि शाकाहारी है कि मांसाहारी कि उच्च श्रेणी के मांसाहारी? तो भली भांति जानते हैं शाकाहारी, तो ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आप लोगों का पता चल रहा होगा कि शाकाहारी जो है द्वितीय आपका ये वन पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीय स्तर का प्राणी है, ठीक है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। वन पारिस्थितिकी तंत्र में जो उत्पादक है, उत्पादक मतलब जो फल फूल बनाता है, भोजन बनाता है, जैसे पेड़ पौधे, घास फूस, ये सब जो होते हैं उत्पादक होते हैं, ये प्रथम श्रेणी स्तर के हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो उनके खाने वाले होते हैं शाकाहारी जीव, ठीक है, घास फूस को जनरली शाकाहारी जीव खाएंगे, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण, ठीक है, खरगोश, ये सब होते हैं। तो ये द्वितीय स्तर पे हो गए, ठीक है। अब जो द्वितीय स्तर को खाएंगे मांसाहारी जीव आ जाते हैं, या सर्वाहारी जीव भी आ जाते हैं, वो तृतीय स्तर पे। और जो तृतीय स्तर को भी खा सकता है, ठीक है, केवल और केवल जीवित जो मांस को खाता है ना, वो आता है उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव, जैसे कि शेर हो गए, बाघ हो गया, गिद्ध हो गया, ये चतुर्थ स्तर पे आ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा। उपभोक्ता के आधार पे अलग अलग चलते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 24 पे, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बस समझना है, इसका आंसर कुछ रटना नहीं है, बस समझना है, ठीक है दोस्तों। देखिए, कौन आहार श्रृंखला है? आहार श्रृंखला का मतलब क्या हुआ? क्रम,
श्रृंखला का मतलब पहले क्या हुआ, क्रम। आहार मीन्स क्या हुआ, भोजन। भोजन का क्रम किसमें चलेगा, चलिए देखते हैं, समझिएगा कैसे कैसे क्या होता है। गेहूं आम मनुष्य, क्या गेहूं को आम खाएगा? ध्यान से देखें, सभी जगह पे स्टैटिक बैठना चाहिए। इसका मतलब हुआ ऑप्शन के अनुसार कि गेहूं को आम खाएगा क्या? गेहूं को आम खाता है, आम को मनुष्य खाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गेहूं को आम थोड़ी खाता है, ये आहार श्रृंखला नहीं बना रहा है, ठीक है। घास को मछली खाएगी, बिल्कुल सही, घास को खाएगी मछली, लेकिन मछली को क्या मेढक खाएगी क्या? बिल्कुल गलत, मछली को मेढक नहीं खाती है, ये आहार श्रृंखला नहीं हुआ। शैवाल को घास खाएगा, देखिए शैवाल को घास खाएगा, घास को ग्रासहोपर, ये तो ठीक है, घास को ग्रासहोपर, ग्रासहोपर मतलब जो आपका होता है ना टिड्डा, टिड्डा वो हो गया आपका, ठीक है। तो शैवाल को घास नहीं खाएगा, बल्कि घास इधर रहता, शैवाल उधर रहता तो करेक्ट बैठता। शैवाल घास को खाता है, यहाँ पे आपका गलत हो गया। हाँ ये देखिए, घास को बकरी खाएगी, और बकरी को हम मनुष्य भी खा सकते हैं, क्योंकि हम मांसाहारी जीव जंतु होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, आहार श्रृंखला यहाँ पे सटीक है। घास को बकरी खाती है, बकरी को मनुष्य खाता है, ठीक है। 25 नंबर देखेंगे, मनुष्य एवं तिलचट्टा किस श्रेणी के जीव है? मनुष्य तो तिलचट्टा, देखिए दोस्तों, अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो तिलचट्टा को छोड़िए, वो क्या है, मनुष्य एवं तिलचट्टा दोनों साथ लगा दिया। मनुष्य के बारे में तो पता है ना, क्या हम लोग अपने बारे में खुद नहीं जानते कि हम शाकाहारी है कि मांसाहारी है कि सर्वाहारी है? बिल्कुल सब ऑब्वियसली बात है, सभी लोग जानते होंगे लगभग, तो हम सब सर्वाहारी जीव है। शाकाहारी मतलब जो शाकाहारी जीव, जो तो जीवों को केवल खाएंगे, घास फूस फल फूल। मृत जीवी मतलब जो सड़े गले चीजों को खाते हैं। सर्वाहारी मतलब शाकाहारी भी हो सकते हैं और मांसाहारी, दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा आंसर, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 देखते हैं। पहले 26 देखते थे, कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? देखिए दोस्तों, हम बार बार बोलते हैं क्वेश्चन के अनुसार नहीं, हमें कॉन्सेप्ट के अनुसार पकड़ना है, ठीक है। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं, पहले ये तो समझ जाएं। जैव अनिम्नीकरणीय उसे कहते हैं जिसे सूक्ष्म जीव, ध्यान से देखें, जिसे सुने, जिसे सूक्ष्म जीव अपघटित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जिसे सूक्ष्म जीव अपघटित नहीं कर पाते हैं, सूक्ष्म जीव यानी कि सूक्ष्म जीव जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, मिट्टी में तब्दील करते हैं सड़े गले पदार्थों को, उसको नहीं कर पाएंगे। सूक्ष्म जीव अपघटित नहीं कर पाते हैं, पहला चीज ध्यान रखिएगा। जैव अनिम्नीकरण में क्या होता है, सूक्ष्म जीव अपघटित नहीं कर पाते हैं। दूसरा ध्यान रखिएगा, जो भी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं ना, वो रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। किससे दोस्तों? रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन के अनुसार देखें, कागज, बिल्कुल ये आप तो जानते हैं, घास फूस ये सबसे बना होता है। डीडीटी, देखिए दोस्तों, डीडीटी इसका आंसर सही है। डीडीटी क्या होता है, तो एक कीटनाशक है, दवाई है, ठीक है, जिसे फसलों में कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए किया जाता है, ठीक है। कीड़े मकोड़े मर तो जाते हैं डीडीटी से, लेकिन ये जो होता है मिट्टी में पूर्णतः मिल नहीं पाता है, ये जिस तरह से छिटा जाता है उसी तरह से रह जाता है, ठीक है। भले मिट्टी में मिल जाएगा, उसमें अवशोषित हो जाएगा जल के माध्यम से, लेकिन ये पूरी तरह से सड़ गल करके मिट्टी में तब्दील नहीं हो पाता है, ठीक है। यह डीडीटी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, इसे सूक्ष्म जीव अपघटित नहीं कर पाता है। दूसरा, यह रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, लकड़ी को तो कर ही देता है सड़ा गला करके, आप जान भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन का आणविक सूत्र है, अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे ओजोन। ओजोन में क्या होता है, O3 होता है, ठीक है। ओजोन का अनुसूत्र क्या होता है, O3 होता है। कार्बन ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं ओजोन में, ध्यान रखेंगे। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन किसका अपरूप है, ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन का। ओजोन किसका अपरूप है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन O होता है, सभी में देखिए O है, तो ऑक्सीजन का अपरूप है ये। ओजोन क्या काम करता है, तो हमें पराबैंगनी किरणों से, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ओजोन का सबसे नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है, तो आप ध्यान रखेंगे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस है, ठीक है। इसी कारण ओजोन परत में छिद्र हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, किस पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? अपघटन में यानी वही चीज हो गया, सड़ा गला कर मिट्टी में बदला नहीं जा सकता, ठीक है। सूखे पत्ते सड़ गल कर मिट्टी में बदल ही जाते हैं, भोजन वो भी बन जाता है, कागज वो भी हो जाता है। प्लास्टिक ऐसा नहीं हो सकता है, सड़ गल करके प्लास्टिक जो होता है मिट्टी में तब्दील नहीं हो पाता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन 29 और 30 देखिएगा। 29 नंबर कहा था परितंत्र का अजैव घटक है। पहले समझते हैं परितंत्र का अजैव घटक मीन्स क्या होता है।
परितंत्र मतलब हमारा पर्यावरण हो गया, ठीक है, हमारा पर्यावरण हो गया। अजैव घटक मतलब हो गया इसमें कौन कौन से भाग ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पर्यावरण को बनाने में ताप, दाब, वर्षा, प्रकाश, किरण, ठीक है, वायु, मिट्टी, ये सभी मिलकर हमारे पर्यावरण को निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वायु, वर्षा, मृदा, मृदा में मिट्टी, तो इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें अजैव घटक परितंत्र के ये सभी जितने भी हम लोग देख पाते हैं, ठीक है, नदी, तालाब, झील, सागर, ठीक है, पहाड़, पर्वत, झरना, ठीक है, ताप, दाब, जितना भी ये सब हम महसूस वगैरह कर पाते हैं हम सामान्य स्थिति में पृथ्वी पर रहते हुए, सब के सब अजैव घटक में आ जाते हैं, ठीक है। 30, उत्पादक भोजन बनाने के लिए कौन कौन सा प्रक्रिया अपनाते हैं। ध्यान से समझे, पहले उत्पादक कहते किसे, उत्पादक यानी जो भोजन बनाते हैं, ठीक है, लेकिन कौन सी प्रक्रिया, घास फूस, सारे पेड़ पौधे, ये सब क्या उत्पादक है। अब जैसे ही आप लोग इतना समझ गए कि उत्पादक मीन्स होता है घास फूस, सारे पेड़ पौधे, तो आप लोग सभी जानते हैं इसमें भोजन बनाने के लिए ही तो प्रक्रिया फेमस है, कौन सा है, प्रकाश संश्लेषण, आप लोग भली भांति जानते हैं। बाकी का देख ले, श्वसन के दौरान क्या होता है, तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है जिसमें ऑक्सीजन गैस ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का त्याग किया जाता है। बाष्पोत्सर्जन के क्या होता है, तो हमारे शरीर में जल का संतुलन बना रहता है, ठीक है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कारण हमारे शरीर में क्या है, पेड़ पौधे जिसके भी शरीर में होगा जल का संतुलन बना रहेगा, इनमें सभी होगा नहीं प्रकाश संश्लेषण। उम्मीद करते हैं दोस्तों 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूरा हो जाता है। 3 वीडियो आपका बनाया गया है, क्योंकि वीडियो एक ही वीडियो हम डाल सकते थे लेकिन बहुत लंबा हो जाने के कारण इसे छोटा छोटा बनाया गया। आप लोग शेयर करें दोस्तों में, ठीक है, ताकि ज्यादा हो सके, हम ज्यादा और मोटिवेट हो गए और बढ़िया से कर सके, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।